हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी रिसर्च प्रपोज़ल के बारे में कि हाउ टू मेक अ रिसर्च प्रपोज़ल। तो उसको थोड़ा सा मैंने डिटेल में अभी दोबारा से एक और वीडियो अपलोड कर रही हूँ। जो डिटेल में है उसको आप नोट डाउन कर लेना, मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, वो आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और सबकी क्वेरीज आ रही थी कि कितने पेज का, कितने लंबा होना चाहिए या शॉर्ट होना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है। आप ध्यान से देखिए, वीडियो को एंड तक देखिए कि क्या क्या कितना कितना लिखना है, तो काफ़ी हेल्प करेगा आपको एक अच्छा रिसर्च प्रपोज़ल बनाने के लिए। हाँ जी, रिसर्च प्रपोज़ल बनाने के लिए सबसे पहले जो है आप अपना टॉपिक लिखेंगे, है ना। जो भी आप अपना टॉपिक सिलेक्ट करेंगे, आपका टॉपिक जो है वो अच्छा होना चाहिए। रीसेंट स्टडीज़ को देखते हुए आपने एक अच्छा रिसर्च टॉपिक चूज़ करना है। अगर आपको किसी को प्रॉब्लम आ रही है रिसर्च के प्रपोज़ल बनाने में, या कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो मैं उसके लिए आपको एक वेबसाइट बताती हूँ, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। वो है scholar.google.com। ये आप नोट कर लो, ध्यान से सुन लो। दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग, scholar.google.com। इस पे जाके आप काफ़ी सारी स्टडीज़ देख सकते हो, उसमें से आप उनको मिला के कुछ एक अच्छा सा प्रपोज़ल जो है आपको समझ आता है। देखिए, सेम मत बिल्कुल लिखना, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोफेसर्स होते हैं उनके वो सब स्टडीज़ देख चुके होते हैं, उनको पता चल जाता है कि आपने हाँ बिल्कुल ही कॉपी किया, और आप उसको कमांडली या उसको वहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर सकते ड्यूरिंग क्रॉस क्वेश्चनिंग। तो इसलिए मैं यही कहती हूँ कि अगर आप वहाँ जाके कुछ पेपर्स देखोगे या कुछ आर्टिकल्स देखोगे, तो उनको ध्यान से देखना, वहाँ से आपको ये जजमेंट लगेगी कि किस तरह का टॉपिक मैंने प्रिपेयर करना है, तो वो हमें काफ़ी हेल्प करता है। तो इसलिए जाके scholar.google.com पे जाके आप अच्छे से स्टडीज़ देखिए, वहाँ से अपना एक अच्छा सा टॉपिक चूज़ करिए और अच्छे से टॉपिक को बनाइए, ठीक है। तो ये तो हो गया आपकी टॉपिक सिलेक्शन नंबर 1। अब आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखनी है। अब जो भी आपने टॉपिक चूज़ किया, सपोज आईसीटी पे किया, या एजुकेशन, टीचर एजुकेशन पे किया, या एडजस्टमेंट्स पे किया, जो जिस भी टॉपिक को, अब जो बहुत अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स हैं, कोई ज्योग्राफी से है, कोई केमिस्ट्री से है, कोई मतलब हर अलग अलग सब्जेक्ट्स से हैं। तो मैं तो अभी एजुकेशन को फोकस करते हुए मैं आपको थोड़ा उसके टॉपिक से रिगार्डिंग बता रही हूँ कि हाँ, सपोज़ आपने टीचर एजुकेशन और एडजस्टमेंट पे बनाया है, तो उसकी जो 5-6 लाइन की इंट्रोडक्शन जो है टीचर एजुकेशन पे बना दीजिए या एडजस्टमेंट्स पे बना दीजिए, ठीक है, जो जो डेफिनेशंस हम यूज़ करते हैं उसमें। तो उसके रिगार्डिंग 5 to 6 लाइन्स जो है एक शॉर्ट सी, ठीक है, प्रिसाइज मैनर में शॉर्ट सी इंट्रोडक्शन बना दीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप जो लिखेंगे वो है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। देखिए, जैसे हमने स्टडीज़ हम पुरानी देखते हैं, वहीं से हम अपना एक रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करते हैं कि हाँ चलो ये टॉपिक है, इस पे इतनी इतनी स्टडी हुई है, मैं यहाँ से ये मैंने लिया, ये रेफरेंस मैंने ली, और यहाँ से मैं अब इसको आगे कंटिन्यू करूँगा इस रिसर्च को, है ना। तो वो जो स्टडीज़ जहाँ जहाँ से हम देखते हैं उसका जो रिव्यू है हम वो लिखते हैं रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में। तो उसमें ना कई कैंडिडेट्स क्या होते हैं कि बहुत पुरानी स्टडीज़ 1970 80 90 ऐसे 2000 के टाइम वो उठा लेते हैं। आप पिछले 4-5 साल की स्टडीज़ उठाइए प्लीज़, मैं ये कहूँगी, क्योंकि इससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, इसमें एक नया काम, नई कॉन्ट्रीब्यूशन होएगी उस फील्ड में। तो इसलिए आप रिसेंट स्टडीज़ को देख सकते हो, 5-7 साल पुरानी, बहुत ज़्यादा पुरानी का ऐसा नहीं कि नई चूज़ करनी चाहिए। कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जिनको नीड होती है ना, तो ट्राई करिए। तो इसलिए ये हो गया आपका सेकंड। थर्ड हो गया आपका ऑब्जेक्टिव्स, या हम कह सकते हैं कई लोग रिसर्च क्वेश्चंस भी बनाते हैं, ठीक है। आप कुछ लोग जो ऑब्जेक्टिव्स की फॉर्म में लिखते हैं उनको, कि क्या उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स जो मान के चल रहे हैं, जो उनको लग रहा है। तो कुछ लोग रिसर्च क्वेश्चंस बनाते हैं कि जैसे उनको लगता है कि, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर कोई आईसीटी पे बना रहा है तो वो देख रहा है कि टीचर को उसके कितने बेनिफिट्स से, वो जो आईसीटी के बेनिफिट्स हैं आगे जाके, उससे अवेयर है कि नहीं टीचर्स ऑलरेडी, उनको क्या इतने रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि वो आईसीटी को सही से यूज़ कर सके। तो इस तरीके से ये रिसर्च क्वेश्चंस में आ जाएगा, ठीक है। इनको आप बुलेट्स फॉर्म में बनाइएगा, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। इसमें नंबरिंग नहीं होती, नंबर्स की फॉर्म में नहीं लिखना। नेक्स्ट है मेथडोलॉजी। देखिए, मेथडोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको अपना पूरा फ्रेमवर्क देना है, आपने अपना बताना है कि मैंने कोई अर्बन एरिया या रूरल एरिया को चूज़ किया है, कहाँ का किया है, कितने पार्टिसिपेंट्स मैं लूँगा, मेरा सैम्पल कितना होगा, कितने ग्रुप ऑफ पीपल होंगे,
ठीक है, मैं कौन सी टेक्निक यूज़ करूँगा सैम्पलिंग की, मैं कैसे सैंपल लूँगा और मैं इंटरव्यूज़ लूँगा या क्वेश्चनियर्स बनाऊँगा या जो भी फॉलो करोगे, आपको वो पूरा फ्रेमवर्क जो आपके माइंड में है कि मैं इस तरीके से सर्वेज करूँगा या केस स्टडी करूँ, जो भी तरीका आपने अपनाना है वो सारा मेथडोलॉजी में आपने लिखना है। ठीक है, ये आप अच्छा थोड़ा बना सकते हो कुछ ज़्यादा लाइंस में। उसके बाद जो आ जाता है, कई लोग इसको इम्पोर्टेंस बोलते हैं, कई कंट्रीब्यूशन की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट देखो, हर स्टडी के पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। कुछ लोग जो है वो इम्पोर्टेंस की फॉर्म में उसको मेंशन कर देते हैं, और कुछ लोग जो हैं प्रॉपर उसके प्रोस एंड कॉन्स सब कंट्रीब्यूशन में उसमें लिखते हैं, मेंशन करते हैं इसी पॉइंट में। तो ये आगे जाके इसकी कंट्रीब्यूशन जो हम रिसर्च कर रहे हैं, इसकी क्या आगे जाके फ़ायदे रहेंगे, वो सब इसमें आपने मेंशन कर देना थोड़ा सा, मतलब 2-4 लाइंस का। उसके बाद आगे आ जाती है आपकी कंक्लूजन। अब देखिए, कंक्लूजन में आपने बहुत ज़्यादा तो लिखना नहीं है, क्योंकि हमने कौन सा यहाँ पे थीसिस बनाया है ना। तो हमने रिसर्च प्रपोजल में कंक्लूजन में 2-3 लाइंस का मेंशन कर देना कि हाँ, इसके जो भी कंक्लूजन्स निकलेंगी हम उनको डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो वो थोड़ी सी डिटेल आपने लिख देनी है। उसके बाद जो आ जाता है रेफरेंसेस। देखिए, रेफरेंसेस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले वाले में बोला था कि कंक्लूजन तक भी आप छोड़ सकते हो, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे बहुत शॉर्ट सा प्रपोजल मांगा होता है तो वहाँ पे चल भी जाता है कि कंक्लूजन तक आपने बात कर दी। पर रेफरेंसेस लिखने का ये फ़ायदा होता है कि उनको पता चलता है कि आपने कुछ स्टडीज़ जो हैं वो पहले देखी हैं अच्छे से, कहाँ कहाँ से आपने मटेरियल लिया है, कहाँ कहाँ से आपने उसको चूज़ किया है कुछ कुछ लाइंस को, कि हाँ ये वाली स्टडी जो इसमें मेरे को हेल्प आउट है, इसका हेल्प आउट कर सकती है ये चीज़ें, तो आपने रेफरेंसेस में वो लिखना है। अब देखिए, कोशिश करिए 7 to 8 रेफरेंसेस तो ज़रूर लिखें। ठीक है, 6, 7, 8 इतने लिख सकते हो आप रेफरेंसेस, तो क्योंकि वहाँ से स्टडीज़, तभी मैं कहती हूँ कॉपी करने पे मत आना प्लीज़। आप अच्छे से अपने टॉपिक को चूज़ करिए, आप कर सकते हो, आप बना सकते हो, यू कैन डू इट। तो इसलिए आप ट्राई करिए, अपने से अच्छा सा एक रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करिए, इसको सिंपल लैंग्वेज में रखिए, इसको आप इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लो कि आप वहाँ पे क्वेश्चनिंग के टाइम पे, इंटरव्यू के टाइम पे आप जस्टिफाई कर सको अपने प्रपोजल को। ये नहीं होता कि हाँ इसी टॉपिक पे आगे जाके रिसर्च होगा। 95% केसेस में ऐसा होता है कि ज़्यादातर जो प्रोफेसर्स हैं वो हाँ आपके थ्रस्ट एरिया या इंटरेस्ट एरिया को रिसर्च प्रपोजल के थ्रू जज कर लेते हैं। उसके बाद जो रिसर्च होता है वो गाइड्स या सुपरवाइजर जो हैं वो अपने हिसाब से मतलब कैंडिडेट और अपने हिसाब से वो एक अच्छा टॉपिक चूज़ करते हैं और फिर उस पर रिसर्च वर्क करते हैं, इससे मिलता जुलता है ना। तो इसलिए 95% केसेस में तो सीधा सा है कि ये वाला रिसर्च नहीं है आपका चलेगा आगे जाके, है ना। तो कि गाइड की और आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे एक अच्छा टॉपिक जो है वो सिलेक्ट किया जाता है, फिर उस पर रिसर्च का काम होता है। तो ये उनका बेसिकली रिसर्च प्रपोजल का यही मतलब है कि उन्होंने आपका देखना है कि आपको रिसर्च की कितनी नॉलेज है। अब आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप प्लीज़ शेयर करिए मैक्सिमम, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।